बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजी फ़ोरम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और कामयाबी और कमरानी अता करें। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसमें हम दो मेन रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। इसमें ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होगी वो फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है वो फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स लंग्स होती है। इसमें इन दोनों गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ये विद द हेल्प ऑफ ब्लड हो रही होती है, यानी कि ब्लड के थ्रू ये जितनी भी गैसेस होंगी ये बॉडी पार्ट्स में जाएंगी। ब्लड में ये गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे अब ऑक्सीजन है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिज़ोल्व होके जाती है पूरी बॉडी में या प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फर्स्ट है हमारे पास कि हम देखेंगे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है ब्लड में। सही, अब ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होगी ये दो फॉर्म्स में होगी, या इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा या इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा होगा। अब अगर जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट 100% है हमारे पास, तो उसमें से जो 97% ऑक्सीजन होगी उसको रेड ब्लड सेल्स लेके जाएंगे, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के थ्रू उसकी ट्रांसपोर्ट होगी एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और जो पीछे 3% ऑक्सीजन रह गई है उसकी ट्रांसपोर्ट ऐसे होगी कि वो प्लाज्मा में इन द फॉर्म ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन होके जाएगा। जब ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, फिर जो ऑक्सीजन होगी वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, जिसके नतीजे में हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। ये पूरा जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये लंग्स के अल्वोलाई में हो रहा होता है, और इन सारे प्रोसेस को जो हेल्प आउट कर रहा होता है वो एक एंजाइम होता है दैट इज़ नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक, जब वो 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा उसके नतीजे में हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनती है। ये देखें, एक ऑक्सीजन, ये एक हेमोग्लोबिन है 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और जो एंजाइम यहाँ पे होगा वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है Hb4O2 या Hbo8 इसको भी कहा जाता है। अब जो एबिलिटी होती है ना हेमोग्लोबिन की, उसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना होता है, इसको कहा जाता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की कितनी कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, उसको कैरी कर सकता है जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे उनमें। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फर्स्ट है कि वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो। दूसरा है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कि हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। और तीसरा ये है कि प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर इसकी ट्रांसपोर्ट हो सके। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में जाती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। अब ये होता किस तरह से है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये ब्लड में डिफ्यूज़ होते हैं, यानी कि ब्लड में चली जाती है, और फिर वहाँ से ये रेड ब्लड सेल्स में जाती है और पानी के साथ कंबाइन करती है। ठीक, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो हमारे पास बनता है कार्बोनिक एसिड, और जो एंजाइम इसको सारे प्रोसेस को हेल्प करता है वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ कंबाइन करती है कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए। सही, ये जो इस तरह के एरोज होते हैं ये शो करते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ना ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये फ़ौरन से डिसोसिएट, यानी कि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट आयंस में। अब ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन होती है ना, ये जो ब्लड की एसिडिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी हाइड्रोजन आयंस इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसका वजह से जो एसिडिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो यानी कि pH होगा वो कम हो जाएगा। अब इस सारे जो प्रोसेस इसको ओवरटेक कौन करता है, जो हेमोग्लोबिन होगी ना वो इस हाइड्रोजन को बफर करती है, यानी कि इस हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन कर देती है। जो हाइड्रोजन आयन था वो हेमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन Hb4O2 था उसके साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म हेमोग्लोबिनिक एसिड,
और फिर जो ऑक्सीजन होती है वो इसकी वजह से रिलीज़ हो जाती है टू द टिश्यूज़। वाला एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे इसने वाटर के साथ कंबाइन किया है और यहाँ पे हमारे पास बनाया है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये डिसएसोसिएट करता है H+ में और कार्बोनेट आयंस में। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं इसकी वजह से जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है ब्लड की, तो हमें जो एसिडिटी होती है वो ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तो उसकी वजह से जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है वो इन हाइड्रोजन आयंस के साथ बाइंड कर देता है बनाने के लिए हेमोग्लोबिनिक एसिड, और इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है, जो टिश्यूज़ होंगे वो इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन थी उस यहाँ पे ये तो यूज़ हो गई ना ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ, और पीछे जो सा है ये जो बाइकार्बोनेट आयंस से ये रह गए हैं, सही। अब ये जो उनसे बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं प्लाज्मा में। जब इनकी डिफ्यूजन होती है प्लाज्मा में तो एक और होते हैं आयंस, क्लोराइड आयंस, उनकी डिफ्यूजन होती है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर बाइकार्बोनेट आयंस आ रहे हैं तो क्लोराइड आयंस की वापस जा रहे होंगे, इनकी डिफ्यूजन अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होगी। और ये जो प्रोसेस होता है ये हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स जो रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं। जो ये प्रोटीन होती है ये इन दोनों आयंस को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, और इसकी वजह से जो आयंस का बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट्स और हैमबर्गर्स फिनोमेना। जो क्लोराइड आयंस रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में गए थे वो पोटाशियम के साथ कंबाइन करते हैं पोटाशियम क्लोराइड बनाने के लिए, और जो बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड प्लाज्मा में गए थे वो सोडियम आयंस के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी वजह से जो ब्लड की pH होती है वो मेंटेन रहती है एट 7.4, सही है। यानी कि जो बफर मैकेनिज़्म ऊपर हमने डिस्कस किया है उसकी वजह से जो ब्लड की pH है वो मेंटेन रहेगी। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो ब्लड की pH है उसको मेंटेन रखा जाए ताकि जितने भी फंक्शंस होते हैं और जितने भी मैकेनिज़म्स होते हैं वो आसानी से हो सकें। 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है जो हेमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट होता है उसके साथ। अब जो ये सारा रिएक्शन हो रहा होता है ये डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होगा टिश्यूज़ में एज़ कम्पेयर टू ब्लड, तो जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है उसकी फॉर्मेशन होती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड में हाई होगा एज़ कम्पेयर टू टिश्यूज़, तो जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है वो रिलीज़ कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड को। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। जो 7% होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और ये बहुत एफिशिएंट वे होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ये था आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।